हाँ बेटा, कल हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड प्रेशर को डिस्कस कर रहे थे। फ्लूइड प्रेशर, अगर हम किसी लिक्विड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम रहता है। लेकिन अगर हम लिक्विड को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करवा दें, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करवा दें तो फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके एप्लीकेशन भी हमने देख लिए। बच्चों एक चीज और डिस्कस करनी है, मर्क्यूरी बैरोमीटर। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। हम लोगों ने पहले भी किसी ना किसी चैप्टर में इस बात को डिस्कस किया ही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 होती है। पी नॉट 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, जिसे हम लगभग 10 टू द पावर 5 पास्कल यानी कि 1 लाख पास्कल ले लेते हैं टू मेक कैलकुलेशन इजियर। बच्चों इसके अलावा भी आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कुछ और यूनिट्स सुनी होगी, जैसे 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी और 10 मीटर वाटर कॉलम। इनका क्या मतलब है, हम थोड़ी देर ये और डिस्कस कर लें। बच्चों कल हमने देखा कि पानी में अगर हम नीचे जाएं या किसी भी लिक्विड में नीचे जाएं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, और चेंज इन प्रेशर जो होता है वो रो जी एच होता है। तो बच्चों अगर हम ये देखना चाहें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर इंक्रीज कितनी डेप्थ पर जाने में होगा, तो फिर अलग अलग लिक्विड लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम कैलकुलेट करें फॉर वाटर, पानी के लिए अगर हम देखेंगे यार 1 एटमॉस्फेयर कब बढ़ेगा, तो 1 एटमॉस्फेयर 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। और आप एक्यूरेट करना चाहें, पानी की डेंसिटी 10 टू द पावर 3 होती है। जी 9.8 अगर हम लें तो इससे कैलकुलेट करने पर एच लगभग 10 मीटर आएगा। 10 मीटर बेटा लगभग 32 या 33 फुट होता है। तो अगर हम पानी में 10 मीटर नीचे चले जाएं तो जितना प्रेशर यहां पर है उससे डबल हो जाएगा, लेकिन हमें फील एक ही होगा, क्योंकि हमें यहां पर हम हैं तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील थोड़ी ना होता है। हमें लग रहा है कि कोई हमें दबा रहा है, नहीं, क्योंकि हम हैबिचुअल है। हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो झेल ही लेती है। तो अगर हम पानी में 10 मीटर नीचे चले जाएं तो 1 एटमॉस्फेरिक और बढ़ जाएगा, तब हमें फील होगा कि 1 एटमॉस्फेयर होता कितना है। करेक्ट। लेकिन अगर हम यही कैलकुलेशन मर्क्यूरी के लिए करें, मर्क्यूरी के लिए 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 यहां पुट करें, मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। पानी की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स होता है मर्क्यूरी, इंटू 9.8 इंटू एच। तो बेटा इससे कैलकुलेट करने पर एच 0.76 मीटर आता है, जो मिलीमीटर में 760 होगा। इसका मतलब यह है अगर हम मर्क्यूरी में इतना नीचे चले जाए, आई थिंक कि ये 70 पौन मीटर के आसपास होगा, अगर मर्क्यूरी में सिर्फ हम जा ही नहीं पाएंगे, हमारी हाइट उससे भी ज्यादा है। तो मर्क्यूरी में तो अगर हम हाथ डाल दें, किसी मर्क्यूरी कॉलम में अगर हम हाथ डाल दें और हमारी अंगुली सिर्फ 76 सेंटीमीटर नीचे चली जाए, कितना तो हमारा हाथ होगा भैया, तो हमारी फिंगर टिप पर जो प्रेशर फील होगा वो उतना ही होगा जितना पानी में 10 मीटर नीचे जाने पर होता है, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक। तो बच्चों इसलिए हम बोलते हैं इसको 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि मर्क्यूरी कॉलम के 760 मिलीमीटर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, और इसी पर बेस्ड है हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, एक बार ये डाटा लिखना चाहो तो लिख लो फटाफट।
देखिए बेटा, मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है? हमारे 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है मान लीजिए, उसे हमने पूरा मर्क्यूरी से भर लिया। ट्यूब को हमने पूरा मर्क्यूरी से भर लिया, फिर ऊपर ओपन एंड पर हमने हाथ लगाया, इसे उल्टा कर दिया और किसी मर्क्यूरी पॉट के अंदर ले गए और ओपन एंड को मर्क्यूरी के अंदर डिप करने के बाद अपना हाथ नीचे से हटा लिया, तो मर्क्यूरी ड्रॉप होगा। लेकिन बेटा सारा मर्क्यूरी ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मर्क्यूरी ऊपर से नीचे ड्रॉप होगा ऊपर वैक्यूम आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एयर तो थी नहीं ना। जरा सी भी गैस अगर होती या एयर होती तो यहां प्रेशर 0 नहीं होता, वहां एयर है ही नहीं। और बेटा हम जानते हैं वैक्यूम जो है वो सक करता है, तो ये मर्क्यूरी को नीचे गिरने नहीं देगा और कुछ मर्क्यूरी इस ट्यूब के अंदर रह जाएगा, कुछ नहीं बहुत सारा। एक्चुअली वो यही 76 सेंटीमीटर होगा। मैं आपको बता रहा हूं ये वर्क कैसे करता है। बच्चों यहां से जो हाइट होती है इस कॉलम की वो हम मेजर कर लेते हैं, क्योंकि बाजू में स्केल लगा हुआ होता है। हम जानते हैं यहां पर प्रेशर P0 है, तो यहां पर भी प्रेशर P0 होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, क्योंकि ये एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा। नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, ऊपर से नीचे आने पर प्रेशर, तो P0 यहां पर है, ऊपर जाएंगे तो ρgh और कम होकर 0 हो जाएगा। तो वी कैन से P0 माइनस ρgh 0 होगा, तो बेटा P0 हो जाएगा ρgh। एक्चुअली हम h यहां से मेजर कर लेते हैं, डेंसिटी मर्क्यूरी की, और G 9.8 हमें ऑलरेडी पता है। जो भी h आएगा वो यहां पुट करने से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। जनरली ये 76 सेंटीमीटर आना चाहिए, पर अगर किसी भी वजह से बाहर का प्रेशर अगर कम हुआ तो ये 76 नहीं देगा, थोड़ा कम देगा, 74 या 75। और किसी वजह से अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा वैल्यू देगा 76 से। तो बच्चों इससे हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम मर्क्यूरी की जगह पानी लेते तो हमें 10 मीटर लंबे ट्यूब बनानी पड़ती, तो रखने में प्रॉब्लम आती। इसलिए मर्क्यूरी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हैवी है, हैवी होने की वजह से एच कम हो गया, तो इट इज इजी टू हैंडल। ओके, बस इसे लिखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक आर्किमिडीज स्टार्ट करते हैं हम। हाँ बेटा, देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों ये लॉ नहीं है, बस आर्किमिडीज ने क्या किया कि हम लोग जो पहले से ही जानते हैं, सही बताएं, हम लोग जो पहले से ही जानते हैं उससे बस एक पैकेट बना दिया और कुछ नहीं है, एक पैकेज बना दिया, एक शॉर्ट ट्रैक टाइप हो गया ये मान लीजिए। पहले मैं प्रिंसिपल बता दूं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कहां से आया। बच्चों अगर एक सॉलिड बॉडी को हम किसी भी लिक्विड में डिप करें, अपना हाथ डाल दें या और कोई ऑब्जेक्ट डाल दें, तो लिक्विड सॉलिड पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी। और ये फोर्स की वैल्यू जो होती है ये उस लिक्विड के वेट के बराबर होती है, नॉट सॉलिड का वेट, लिक्विड के वेट के बराबर होती है जिस लिक्विड को इस सॉलिड ने अपनी जगह से हटाया है, यानी कि डिस्प्लेस किया है। भाई जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिप करेंगे तो सॉलिड जहां जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो वेट होगा, दैट्स इट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम आपको वो लेना है जो सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है।
तो पहले हम एक बार प्रिंसिपल लिख लें, फिर डिस्कस करेंगे कि इसका ओरिजिनेशन क्या है। देखिए, व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज डिप्ड इन लिक्विड, solid body dipped in liquid, comma, liquid exerts an upward force, ब्रैकेट में लिख लो buoyant force, liquid exerts an upward force on solid, नीचे देखिए, buoyant force is equals to वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड को अंडरलाइन करना, वेट ऑफ लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड। तो buoyant फोर्स होगा बेटा V रो G। V किसका है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि V is the volume of solid which is inside the liquid, हम ऐसे बोल सकते हैं। और रो किसका है? सॉलिड का है, लिक्विड का? यस, लिक्विड का है, सॉलिड का नहीं है। तो ये जरूर लिख लो, V is volume of solid which is inside the liquid and rho is density of liquid, not solid. बच्चों ये आया कहां से, एक बार ये देख लीजिए। आप में से कोई बताएगा कि बायंसी आता क्यों है? लिक्विड सॉलिड पर ऊपर फोर्स किस वजह से लगा रहा है? ये बच्चों पूरा उसी पर बेस्ड है जो हमने कल लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। ये फोर्स है फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जैसे मान लीजिए मैं इस डस्टर को पानी में डुबो दूं, तो पानी इस डस्टर को हर तरफ से पुश करेगा, इधर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, इधर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर लगेगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम है। तो छोटे छोटे एलिमेंट लोगे आप, तो इस एलिमेंट पर जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, ये वाला फोर्स इससे पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं वो तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन अब आप दो सरफेस बची, लिक्विड टॉप को नीचे पुश कर रहा है, यहां का प्रेशर है P1, तो नीचे फोर्स लगेगा P1A। बच्चों हम फोर्स ड्यू टू लिक्विड निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस बॉडी का। और यही लिक्विड नीचे से ऊपर पुश करेगा, प्रेशर कभी पुल नहीं करता, ड्यू टू प्रेशर लिक्विड हर चीज को पुश करता है। तो ऊपर फोर्स लगेगा P2A, नीचे का प्रेशर है P2। क्या P1 और P2 इक्वल है? बस, तो ये जो डिफरेंस आएगा यही बायंसी है, और इसे डिराइव एक लाइन में कर देंगे हम। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई सॉलिड है, सेक्शन ए मान लेते हैं, के अंदर है। रिमेंबर मैं इस सॉलिड बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बायंसी निकाल रहा हूं, फोर्स ड्यू टू लिक्विड। तो क्या ऊपर फोर्स लगेगा नीचे F1, नीचे से ऊपर फोर्स लगेगा F2, तो बायंसी होगा F2 माइनस F1, F2 होगा P2A, F1 होगा P1A, P2 माइनस P1 रो GH, और H इंटू A, ये बन गया वॉल्यूम। तो ये आ गया आपका V रो G। बस इतना सा बताना था बेटा कि V रो G जो भी आर्किमिडीज ने बताया वो प्रेशर डिफरेंस का ही फोर्स है। बस उन्होंने क्या किया, एक पैकेट तैयार कर दिया कि आप इसको यूज कर लो, वरना आप हर बार ये डिफरेंस भी निकालते तो हो जाता। अब एक बात और बता दो बेटा, बेसिक हमेशा बेसिक होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, बाकी चीजों को तकलीफ दे सकता है। अगर आप कुछ एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करें, एक खाली कंटेनर लीजिए एम्प्टी, उसमें पहले से बॉडी को नीचे रख दीजिए, सॉलिड बॉडी को बॉटम पर, सुन रहे हैं आप, और अब इसमें पानी फिल करना शुरू कीजिए। अक्सर तो क्या होता है, पानी उस बॉडी के नीचे घुस जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जगह तो मिल ही जाती है उसे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर दे, जैसे रबर लगा दे या कुछ लगा दे ताकि पानी नीचे न जाता है, फिर आप पानी को भर दीजिए, तो अब गड़बड़ हो जाएगी।
अब लिक्विड सिर्फ नीचे ही फोर्स लगाएगा, समझ गए? ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा तो आपका ये वी रो जी नहीं आएगा। तो बच्चों ये वी रो जी हमें तभी लगाना है जब दोनों साइड लिक्विड लेयर हो। एक आईआईटी में एक बहुत प्यारा एक पैराग्राफ आया, टाइम मिला तो मैं उसे जरूर कराऊंगा, उससे वो बात समझ में आएगी कि हमेशा वी रो जी काम नहीं आता बच्चों। तो इन चीजों की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन मैंने अभी अभी आपको बताई है। तो करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसे कॉपी करो। बच्चों पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी बॉडी कब फ्लोट करेगी और कब सिंक कर जाएगी। लिखो फ्लोटेशन ऑफ ए बॉडी। फ्लोटेशन बच्चों पहला केस, अगर किसी बॉडी की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है। बच्चों ये सॉलिड की डेंसिटी वर्ड मैंने बोला ना, तो एक चीज डिस्कस करनी है, वो याद आ गई। व्हाट इज डिफरेंस, हमने जो आपको शीट दी है उसमें है ये क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी ऑफ ए बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस? डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली जब हम बॉडी की बात करते हैं तो देखना पड़ेगा कि बॉडी सॉलिड है या होलो है। अगर एक सॉलिड स्फीयर है पूरा, तो बेटा बॉडी की डेंसिटी और सब्सटेंस की डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम होंगी। लेकिन अगर होलो स्फीयर है, जैसे एक फुटबॉल को ले लो, बेटा फुटबॉल में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है फुटबॉल ने, क्या वो सारा फुटबॉल का जो रबर होता है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? नहीं, अंदर एयर भी है। सो अब हम जो डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, ये एवरेज डेंसिटी होगा उसके मटेरियल का, यानी कि रबर का और एयर का। समझे? ऑब्वियसली अगर रबर और एयर की एवरेज डेंसिटी हम निकालेंगे तो रबर की एब्सोल्यूट डेंसिटी से कम ही आएगा। सो वी कैन से डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी इज आइदर इक्वल्स टू
और लेस देन डेंसिटी ऑफ इट्स सब्सटेंस। अभी भी समझ में आया या नहीं आया? बेटा अगर आप एक सॉलिड स्फीयर में एक कैविटी भी बना दो तो कैविटी ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो उसकी बॉडी की डेंसिटी को कम कर देता है, क्योंकि हम उसमें मास तो ऐड कर नहीं रहे लेकिन वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि मटेरियल और डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो फिलहाल हम डेंसिटी ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं। तो अगर एक सॉलिड बॉडी है जिसकी, अभी आप सॉलिड ही ले लो, सॉलिड बॉडी है जिसकी डेंसिटी पानी से कम है। एक बात और याद आ गई बोलते बोलते, ये चीजें एक्चुअली है ना बेटा उसमें नहीं होती, हेडिंग्स नहीं होती, जनरल बातें होती हैं। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है? हो सकता है पहले भी कभी डिस्कस हुआ हो, क्योंकि बातें जनरल बातें हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी? यस, रिलेटिव का मतलब किसी भी दो सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करना होता है। डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अदर मटेरियल। बट इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हम इसका मतलब हम उसे पानी की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं। पर बेटा वो आदत पड़ गई है, हम लोग मैक्सिमम केसेस में स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं, क्योंकि जनरली हम पानी से कंपेयर ही करते हैं। तो बच्चों एक सॉलिड है, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो सॉलिड पूरा पानी में डूबेगा नहीं, उसका कुछ पार्ट फ्लोट करेगा। मान लीजिए स्मॉल एच अंदर है और बॉडी का कुल टोटल हाइट कैपिटल एच है। ये केस तब होगा व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ। तो बच्चों ये फ्लोट करेगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है यानी कि बॉयंसी माइनस mg इज इक्वल टू 0। बॉयंसी में वो वॉल्यूम आएगा जो लिक्विड के अंदर है, v रो g। क्रॉस सेक्शन अगर इसका a है तो a इंटू स्मॉल h, दिस इज द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g, और उधर mg लिखूंगा। बच्चों mg में मास बॉडी का लेना है तो टोटल हाइट को क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा, इसको डेंसिटी ऑफ सॉलिड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। g कट गया, a कट गया, तो बच्चों स्मॉल h अपॉन कैपिटल H आ गया, रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि अभी मैंने पानी नहीं बोला, वरना मैं इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देता। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इनसाइड अपॉन v टोटल इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। मतलब जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पानी में या किसी भी लिक्विड में फ्लोट करता है तो उसके टोटल वॉल्यूम का वो पार्ट जो लिक्विड के अंदर होता है वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होता है। जैसे आइस की रिलेटिव डेंसिटी लगभग 0.9 होती है। आइस सॉलिड है लेकिन उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, तो आइस की रिलेटिव डेंसिटी 0.9 अगर है तो इसका मतलब अगर हम एक आइस पीस को पानी में फ्लोट कराएं तो 90% वॉल्यूम उस आइस का पानी के अंदर होगा, 10% बाहर होगा। सोचो आइसबर्ग जो हमें बाहर दिखते हैं, इतने बड़े बड़े, वो सिर्फ 10% होते हैं, 90% तो अंदर होता है। ठीक है,
बच्चों अगर मान लीजिए सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड के एग्जैक्टली बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में सॉलिड बॉडी लिक्विड के अंदर चली जाएगी पूरे, लेकिन फिर भी फ्लोट करती रहेगी, यानी कि सिंक नहीं होगी, सबमर्ज पोजीशन कहलाती है। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा नीचे दबाकर छोड़ेंगे तो वहीं रुक जाएगी, लेकिन अपने आप नीचे नहीं जाएगी। और तीसरा केस, अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो बेटा बॉडी सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, नीचे चली जाएगी। यहां पर हमसे बॉडी का एक्सेलरेशन वगैरह पूछ सकता है, तो बहुत सिंपल है, दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट करके ma के इक्वल कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यही वर्बल कर लेते हैं। मान लीजिए किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एक मेटल बॉल है सॉलिड, उसकी रिलेटिव डेंसिटी मान लीजिए 8 है, 8। उसे पानी में छोड़ दिया तो कितने एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे जाएगी? वर्बल कर सकते हो, वैसे नहीं हो रहा तो लिख लो। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉल है मेटल की, उसकी रिलेटिव डेंसिटी 8 है, 8, 0.8 नहीं 8। उसे पानी में छोड़ दिया तो वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी? देखो बेटा, बॉल पर नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर बायंसी, तो mg माइनस बॉयंसी इज इक्वल टू ma। पूरी बॉडी अंदर है तो ये, अच्छा हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी 8 होने का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 8 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो मैं डायरेक्ट 8 रो लिख रहा हूं। v बेटा mg में मास सॉलिड का है तो डेंसिटी सॉलिड की लेनी है 8 रो इंटू जी। बायंसी में v लिक्विड की डेंसिटी लेनी है इंटू जी, और ये भी v 8 रो इंटू जी इंटू ए, नॉट जी, ए। तो बेटा v रो कट गया, तो ये 8g माइनस जी, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 7/8g। सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह रिवर्स क्वेश्चन देता है कि साहब एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा है और कोई लिक्विड भरा है, और एक यहां पर एक लकड़ी का ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक को नीचे एक धागे से बांध दिया, ठीक है ना, तो धागे में टेंशन बताओ। रिलेटिव डेंसिटी दे दी वुडन ब्लॉक की, ठीक है, मतलब डेंसिटी रिलेटिव, पानी है, पानी की डेंसिटी 1000 होती है और इसकी डेंसिटी आप 800 मान लो। कितनी? मुझे एग्जैक्टली वुड की याद नहीं है, आप 800 मान लो। 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी रिलेटिव डेंसिटी 0.8। तो बताओ धागे में टेंशन कितना आएगा? टेंशन इन स्ट्रिंग, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो टी आएगा।
हाँ भैया। तो बच्चों एक वैल्यू इसमें कम है। आप इस ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का मास 2 किलो मान लो, 2 केजी। अब करो इस क्वेश्चन को, वैल्यू कम थी। पहले हम ये देखते हैं टी निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी। बच्चों इस ब्लॉक पर नीचे टी लगेगा, नीचे एमजी लगेगा, ऊपर बायंसी लगेगा। तो टी आएगा बायंसी माइनस एमजी। बायंसी आएगा वी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अभी लिक्विड लिख देते हैं, इंटू जी। वी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। तो वी इंटू जी, रो लिक्विड माइनस रो सॉलिड। बच्चों वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन मास और डेंसिटी अब हमें पता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? सॉलिड की। मास सॉलिड का है ना, तो ये आएगा mg अपॉन रो एस। तो इसको रो एल अपॉन रो एस माइनस mg कितना है 20 न्यूटन, मैंने 2 किलो मास दिया है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 1000 अपॉन 800 माइनस 1 कितना आ रहा है 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2 अपॉन 8, ये आएगा 5। बच्चों दो इमिसिबल लिक्विड है, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। नीचे वाले की डेंसिटी रो 1, ऊपर वाले की रो 2 और सॉलिड बॉडी की रो 3 है। ये जो सॉलिड बॉडी है ये दोनों लिक्विड के बीच में फंसी हुई है। 40% नीचे वाले लिक्विड में है और 60% ऊपर वाले लिक्विड में है। ये डायग्राम में शो नहीं है इसलिए सुन लीजिए। टोटल वॉल्यूम का 40% वॉल्यूम नीचे वाले लिक्विड में है और 60% ऊपर वाले में है। तो रो 3, रो 1 और रो 2 का एक रिलेशन आएगा, वो बताइए। मतलब रो 3 की वैल्यू बतानी है आपको रो 1 एंड रो 2 की टर्म्स में।
0.4 V rho 1 G, 0.6 V rho 2 G is the buoyancy of the second liquid. और बेटा mg आएगा टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। तो v कट गया, g कट गया, ये बचा 0.41 प्लस 0.6 रो 2 इज इक्वल टू रो 3। बस ये आंसर है। तो बच्चों ये कैलकुलेशन गलत नहीं है, ये कैलकुलेशन गलत नहीं है, पर मैंने आपसे कहा ना आर्किमिडीज ने हमें एक पैकेट दे दिया था, शॉर्ट ट्रिक दे दी, वो हमने अप्लाई कर दी। लेकिन अगर हम अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी जो हमारे अंदर है, तो फिर एक काम कीजिए, आप इसे बायोंसी से मत कीजिए, आप ऐसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मत कीजिए, आप उस मेथड से कीजिए जिस मेथड से हमने आपको इसका डेरिवेशन करवाया है, यानी कि प्रेशर से। और ऐसे भी पता है, अगर मैं आपसे इसमें क्वेश्चन चेंज करके पूछ लूं तो फिर ये वैसे ही गया। अगर मैं आपसे पूछ लूं ऊपर वाला लिक्विड, सिर्फ ऊपर वाला लिक्विड बॉडी पर कितना फोर्स लगाएगा, तो बच्चों ये जो मैंने F2 लिखा है ना, ये वैल्यू भी गलत है और डायरेक्शन भी गलत है। दरअसल ये नेट इफेक्ट होता है। क्या होता है? अगर इसे सही मायने में एक्सप्लेन करना है हमें, तो हम ऐसे करेंगे, ऊपर वाला जो लिक्विड है वो बॉडी को ऊपर नहीं नीचे पुश करेगा, और नीचे वाला लिक्विड बॉडी को ऊपर पुश करेगा। तब भी यही आंसर आएगा जो मैंने यहां लिखा है। क्यों आएगा बेटा? चक्कर क्या है, अगर हम ऊपर वाले लिक्विड को हटा दें तो उसका जो प्रेशर नीचे एक्स्ट्रा आएगा वो प्रेशर नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर वाले लिक्विड नीचे वाले लिक्विड पे प्रेशर और इंक्रीज कर रहा है उसके खुद के वेट की वजह से। इसलिए अब नीचे वाला लिक्विड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो खुद जो अप्लाई करता है उससे ज्यादा है। इसलिए हम अगर ऊपर वाले लिक्विड का फोर्स नीचे ले भी लें तो भी नेट फोर्स ऊपर ही आएगा, क्योंकि नीचे वाले का फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों का इंडिविजुअल फोर्स निकालते हैं। तो बच्चों ये मेथड अलग है, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी का आंसर इसमें मिल जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, इसे मैं इसी से नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, प्रेशर से कर रहा हूं। ऊपर वाला लिक्विड नीचे फोर्स लगा रहा है F2, वो 2 लिखा है तो 2 ही रहने दो, और नीचे वाला लिक्विड F1 ऊपर लगा रहा है, तो F1 यहां लगा, F2 यहां लगा, और इन दोनों का डिफरेंस mg को बैलेंस करेगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। ओके बच्चों, मैं इसे P1 मान लूं यहां पर प्रेशर, तो F1 होगा P1A, यहां पर प्रेशर आप P2, उल्टा हो गया, अच्छा उल्टा हो गया, अभी कर देता है, तो ये होगा P2A, हाँ लिख रहा हूं P2A, और नीचे F1 लग रहा है, वो होगा P1A इज इक्वल टू mg। तो बच्चों अगर मैं आपसे अलग से पूछता कि ऊपर वाला लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, तो अभी हम आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मुझे फिर ये वाली हाइट चाहिएगी, लेकिन डिफरेंस में नहीं चाहिए। तो ये आ गया P1 माइनस P2 इंटू mg। चलो वैल्यू बाद में पुट करेंगे, छोड़ो। अब देखो बेटा, यहां से यहां जाने पर मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मान लूं A, और ये हाइट मैं मान लेता हूं H2, तो यहां से यहां जाने पर प्रेशर कितना बढ़ा, ρ2 GH2 बढ़ा।
वो डिफरेंस ही है ना। और यहां से यहां जाने पर कितना बढ़ेगा, ρ1G H1, इसे H1 अज्यूम कर लो ना। तो टोटल प्रेशर कितना बढ़ा, अरे बढ़ा है वही तो डिफरेंस है, वो आएगा ρ2GH2 माइनस, क्यों फिर माइनस, अरे यही तो बोला था, पहले यहां तक बढ़ा फिर और बढ़ा तो ऐड करूंगा ना, वो टोटल डिफरेंस है, माइनस नहीं आएगा, प्लस ρ1GH1 इज इक्वल टू mg कितना आएगा, V ρ3G/A। जी तो कट रहा है। अब देखो बेटा, हमने टोटल हाइट, एक्चुअली मुझे H2 लेना नहीं चाहिए था, अब वैल्यू पुट करूंगा। टोटल हाइट अगर H है, टोटल हाइट अगर H है, तो ये H2 कितना है, 0.6H, 0.6H। H1 कितना है, 0.4H। और बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा AH, टोटल हाइट, टोटल वॉल्यूम है ना वो, A कट जाएगा, ये आएगा ρ3H, तो ये H की कट गया, शायद आंसर आ गया आपका। 0.6 ρ2 प्लस 0.4 ρ1 इज इक्वल टू ρ3। बच्चों बहुत सारी चीजें हमें खुद सोचनी पड़ती है, प्लीज आप टीचर पर इतने डिपेंड मत होइए कि हर चीज वो फीड करे। आप सोचिए कि ये दोनों मेथड से सेम आंसर क्यों आ रहा है, मतलब इस मेथड में मैंने ऊपर वाले लिक्विड का फोर्स ऊपर लिया तो भी वही आंसर, और इस मेथड में मैंने ऊपर वाले लिक्विड का फोर्स नीचे लिया तो भी वही आंसर, क्योंकि इसको से ये वैल्यू जो इसको डाउनवर्ड लेने से ये वैल्यू जो बढ़ी एक्स्ट्रा, उसने उसको कॉम्पनसेट किया हुआ है। तो एक्चुअल में अगर आपसे पूछे कि ऊपर वाला लिक्विड इस बॉडी पर फोर्स कहां लगाएगा, नीचे या ऊपर, तो आप ऊपर नहीं बोलोगे, नीचे। एक तरह से ये तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है, आप ये मान लो, सही मेथड वो है। और अगर आपसे वैल्यू सिर्फ यही पूछ लेता कि ऊपर वाला लिक्विड नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, फिर बेटा उसे ये वाली हाइट, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू F2 की इस हाइट पर डिपेंड करेगी। अरे वो तो क्या हुआ, डिफरेंस में ये कैंसिल हो गया, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी।
बच्चों ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जेई का एक पैराग्राफ है, उसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही सबसे अच्छा है, वो करा रहा हूं। इसकी सिचुएशन को देखो, वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये समझ में ही नहीं आता कि वो सिचुएशन क्या दी है। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें इसका टोटल ये क्रॉस सेक्शन डायामीटर 4R है। उसने बीच में यहां एक होल बना दिया ऐसे, और होल में एक ऐसे होलो सिलेंडर टाइप रख दिया। इसको समझने की कोशिश करो। जैसे पूरा ऐसे सिलेंडर है, बीच में 2R डायामीटर का एक होल बनाया, और उस होल के अंदर ऐसे एक दूसरा वर्टिकल सिलेंडर फंसा दिया और वेल्ड कर दिया। तो ये वाला सिलेंडर ऐसे ऊपर से खुला हुआ है, बीच में एयर गैप है, और अब हम पानी जो भर सकते हैं वो सिर्फ एन्युलर स्पेस में भर सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब इसने इस होल के ऊपर एक, ये इसका 4R नहीं है, इसका है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक रख दिया। वुडन ब्लॉक है या और कोई मटेरियल होगा, वो जो समझ गए ना, वर्टिकल होलो सिलेंडर था ऊपर से ओपन, उसके ऊपर क्या रख दिया? ब्लॉक। इसका डायामीटर 2R है और इसका डायामीटर 4R है। अब यहां तक पानी भर दिया। कुछ और वैल्यू भी दी हुई है। ये क्वेश्चन बेटे मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि इसमें सीखने का है। अब इसकी डेंसिटी ρ/3 है और पानी की डेंसिटी ρ है, और उसने कहा है ये h1 हाइट है, ठीक है ना, ब्लॉक की हाइट उसने h दी है। नाउ ही इज सेइंग, अगर हम पानी को धीरे धीरे कम करें, ठीक है ना, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये ब्लॉक उठने की कोशिश करेगा। सुन रहे हैं आप? हम किसी भी मेथड से पानी का लेवल धीरे धीरे डाउन करते हैं। h1 इस ब्लॉक के ऊपर पानी की हाइट है और h इस ब्लॉक की खुद की हाइट है। तो जैसे जैसे h1 को कम करेंगे, तो अभी ब्लॉक रखा हुआ है, उठने की कोशिश नहीं कर रहा, पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ब्लॉक उठने की कोशिश करेगा। आपको h1 की वो वैल्यू निकालनी है h की टर्म्स में।
देखो बच्चों, ये वैल्यू याद रखना, ये लिक्विड ऊपर से फोर्स एक्सर्ट करेगा रो जी H1 इंटू क्रॉस सेक्शन। आप सुन लीजिए, यहां पर जो है वो एयर है, एयर का प्रेशर मैं 0 मान रहा हूं क्योंकि ऊपर भी पी नॉट ऐड नहीं किया मैंने, तो पी नॉट सब जगह से उड़ा दीजिए। और अगर आप पी नॉट को लेकर काम करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारा ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर सुन लीजिए, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन किसका, अरे सिलेंडर के ऊपर रखा है ना ये वाला सिलेंडर, तो सिलेंडर कुछ तो नॉर्मल लगा रहा है, प्लस बेटा ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कितना है बेटा, यहां पर इस मेथड से करना है, वी रो जी से नहीं करना। तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू, यहां पर प्रेशर होगा रो जी एच प्लस H1, ये H है और ये रो जी एच प्रेशर इंटू ये वाला एरिया, ये एरिया, अरे इसका रेडियस 2r है, डायामीटर 4r था, रेडियस अगर 2r हो तो क्रॉस सेक्शन कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, और इस होल का रेडियस r है तो ये एरिया होगा ओनली पाई r स्क्वायर, तो फोर्स लग रहा है वो एरिया बचेगा 3 पाई r स्क्वायर। कितना बचेगा 3 पाई r स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन 4 पाई r स्क्वायर, उसमें से ये पाई r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा 3 पाई r स्क्वायर। प्रेशर इंटू एरिया फोर्स बन गया। नॉर्मल ऊपर लगेगा, ये वाला फोर्स ऊपर लगेगा। अब आ जाओ नीचे वाला फोर्स, ये फोर्स नीचे लग रहा है कितना, प्रेशर रो जी H1 रो जी H1 और ये एरिया 4 पाई r स्क्वायर प्लस mg, इसे मत भूल जाना बच्चों। नॉर्मल तो हमें 0 करना है और आपको ये दिख जाएगा, अगर मैं H1 को एक तरफ ले आऊं, एक स्टेप और लिखूंगा फिर समझाऊंगा। नॉर्मल प्लस एक बार H1 को इकट्ठा करना, ये 3 और ये 4, यानी कि H1 उधर आएगा और यहां बचेगा रो जी एच 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H1 पाई r स्क्वायर प्लस, बच्चों ये स्टेप हमेशा के लिए कांस्टेंट है, ये स्टेप हमेशा के लिए कांस्टेंट है। साफ पता लग रहा है जैसे जैसे H1 को कम करोगे नॉर्मल भी कम होगा, समझ गए। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब नॉर्मल 0 आ जाएगा। इसको 0 करते ही हमारा कुछ अभी mg की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए भी उसने सब कुछ दिया हुआ है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप, तो बेटा रो जी एच 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H1 पाई r स्क्वायर प्लस, मास निकालना है सिलेंडर का, वॉल्यूम कितना है 4 पाई r स्क्वायर इंटू h, अरे क्रॉस सेक्शन इंटू डेप्थ हाइट इंटू रो बाई 3 इंटू जी, रो जी एच तो पूरा ही कटेगा नहीं यार, h थोड़ी ना कटेगा, h तो निकालना है। रो जी इधर रो और जी, पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर, कुछ गड़बड़ है क्या 2r, तभी तो 4 पाई r स्क्वायर आया है, r को 2r लिखा है इसीलिए तो 4 पाई r स्क्वायर आया है, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। बेटा सिलेंडर का सर्कुलर फेस होगा, स्फीयर नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हो। तो बच्चों ये आ गया 3h इज इक्वल टू H1 प्लस 4 बाई 3h, तो H1 कितना आया 3 माइनस 4 बाय 3h, ये कितना आया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर सकते हो।
हाँ बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक्स के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रो डायनेमिक्स। तो जो हाइड्रोडायनेमिक्स की शुरुआत हम करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सब क्या होते हैं। हालांकि इन पर बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, यहां तो इंपॉर्टेंट सिर्फ बर्नौली ही है। देखिए, जब कोई लिक्विड बहुत आराम आराम से धीरे धीरे फ्लो करता है तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम मानते हैं लिक्विड की सारी लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। किसी एक पॉइंट से अगर कोई पार्टिकल पास हो जाए, जैसे मान लीजिए, ये जरूरी नहीं है, पैरेलल बोला है मैंने, स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, ये कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और एक दूसरा नाम होता है लैमिनार फ्लो, LAMINAR। यहां पर क्या होता है, सारी लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल जाती है। यहां पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है तो जरूरी नहीं है यहां पर v1 हो, लेकिन कोई भी पीछे वाला पार्टिकल जब इस पॉइंट से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी v1 ही होगी। क्लियर? दो स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये सब स्ट्रीम लाइन फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन बेटा, अगर मान लीजिए हम लिक्विड की वेलोसिटी को बढ़ा दें, आपने देखा होगा अगर रिवर बहुत स्लो स्लो फ्लो करे, बहुत स्लो, तो उसमें आप देखिए कि पानी टकराता नहीं है। लेकिन अगर हम लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ा दें, जब रिवर बहुत तेजी से फ्लो करती है ना पहाड़ी इलाकों में, तो वहां पर पानी में कहीं गड्ढा बन जाता है, कहीं पानी ऐसे टकराकर बाउंड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। मतलब पानी स्ट्रीमलाइन फ्लो अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को खो देता है, लूज कर देता है, और वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। टर्बुलेंट फ्लो में कोई डेफिनेट वो नहीं होता कैरेक्टरिस्टिक्स की, पानी इधर जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बेटा, वो वेलोसिटी जहां पर लिक्विड लेमिनर फ्लो से या स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है, हम उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डायामीटर ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब में वो फ्लो कर रहा है। और बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रेनॉल्ड्स नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो रेनॉल्ड कंपनी है जिसका हम पेन यूज करते हैं, वही रेनॉल्ड है। ये साइंटिस्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत बड़े, ठीक है। ये मान लीजिए उनके नाम पर ये कंपनी बनी है, तो दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। इसे लिखिए।
बच्चों अब लिखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। इस तरह का कोई पाइप है, क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, यहां का क्रॉस सेक्शन कम है और यहां का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। बच्चों स्टेडी स्टेट कंडीशन हम उसे कहते हैं जब किसी पाइप में फ्लो रेट कांस्टेंट हो। फ्लो रेट कांस्टेंट, फ्लो रेट किसे बोलते हैं? एक सेकेंड में जितना वॉल्यूम पास हो जाता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर फ्लो रेट कांस्टेंट है इसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। बच्चों फ्लो रेट क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ये बातें तो हमने बहुत पहले एनएलएम वगैरह में ही डिस्कस की थी। फ्लो रेट क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी होता है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना वॉल्यूम आगे जाएगा वो है। तो बच्चों फ्लो रेट का मतलब होता है एक सेकेंड में जितना पानी अंदर जाएगा ऑब्वियसली उतना पानी बाहर आएगा। ट्यूब के अंदर तो रह नहीं सकता, ट्यूब पूरी भरी हुई है। इसका मतलब एवी कांस्टेंट है, तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन बताता है कि जहां पर ट्यूब का क्रॉस सेक्शन कम है वहां लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी और जहां पर ट्यूब का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम रबर का जो पाइप आता है उसे हमने मोटर से कनेक्ट किया हुआ है। मोटर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से पानी को थ्रो कर रही है। हमने वो ट्यूब अपने हाथ में पकड़ी हुई है, पानी अपनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। अगर हम ट्यूब का आगे का उसका जो माउथ है उसे थोड़ा सा दबा लें, दबाने से उसका क्रॉस सेक्शन तो पानी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो पानी ज्यादा दूर तक जाता है। और सुनिए, आप एक ग्लास में पानी लेकर उसे ऐसे डालिए, ऐसे धीरे धीरे, तो आप देखिएगा ऊपर से पानी की जो धार है वो चौड़ी होगी, जो नीचे आने पर पतली हो जाएगी। क्यों? नीचे आने पर पानी की वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी और v के बढ़ने से a कम हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन उसका कम हो जाएगा। ये नल में देख लीजिए, नल से जब पानी गिरता है तो नीचे आकर उसकी धार ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना? ये सब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। बच्चों इस पर क्वेश्चन आ सकता है। एक नल का टैप का क्रॉस सेक्शन माउथ का दे देगा आपको और लिख देगा पानी इतनी वेलोसिटी से उससे बाहर आ रहा है। कहां से? टैप से। और 1 मीटर नीचे गिरने के बाद उस पानी की धार का क्रॉस सेक्शन बताइए। करेक्ट?
बच्चों पहले तो हम उसकी नीचे वेलोसिटी निकाल लेंगे √2gh u स्क्वायर प्लस 2gs से, और आगे बर्नौली बताऊंगा, बर्नौली से निकलती है वैसे, उसे एनर्जी कंजर्वेशन ही कहते हैं, तो यहां पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो नीचे 1 मीटर नीचे गिरने के बाद अगर हम धार की वेलोसिटी निकाल लें तो a1v1 a2v2 लगाकर हम उस धार का क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये काम हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही बताना था आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर हम यहीं तक, तो आप हेडिंग लिख दीजिए नेक्स्ट टर्न पर बर्नौलीज थ्योरम।